हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आ, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला लेक्चर, जो कि सेक्शन 1.1 है। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, सेवन्थ एडिशन बाय जेम्स स्टीवर्ट। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो सेक्शन 1.1 का होगा, जिसका मेन टाइटल जो है फोर वेज टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो पहली चीज हमें डिस्कस करनी है वो क्या है कि फंक्शन क्या होता है। तो बेटा, फंक्शन जो है एक रिलेशनशिप है, मतलब मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म के तौर पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर इनपुट दिया जाता है और हमें एक आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट, हर इनपुट पे जो भी मैं इसके अंदर इनपुट फीड करूंगा, आउटपुट मुझे सिंगल मिलना चाहिए। अगर मुझे आउटपुट सिंगल नहीं मिल रहा तो फंक्शन नहीं होगा, और अगर आउटपुट सिंगल मिल रहा है हर इनपुट पे तो फंक्शन होगा। ठीक है, हर इनपुट पे आउटपुट क्या हो, सिंगल मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्ट है, ठीक है, मंथली टेस्ट। उसमें कोई बच्चा अपीयर होता है, तो जब भी टेस्ट देगा तो आउटपुट में क्या होंगे, उसे मार्क्स मिलेंगे। कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स मिल गए। जब भी वो बच्चा अपीयर हुआ है, मतलब ए बच्चा अपीयर हुआ तो उसको 70 मार्क्स मिल गए। जब बी अपीयर हुआ तो उसको 60 मार्क्स मिले। जब सी अपीयर हुआ, ये फॉर एग्जांपल ये बच्चों के नाम है ABC, और उसको 50 मार्क्स मिल गए। तो देखो, हर बच्चे के सिंगल मार्क्स है ना टेस्ट में अपीयर होने के बाद। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगी, फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाएगी, क्योंकि एक बच्चे के दो मार्क्स अगर लिखे हुए आ जाए, अगर आपके पास नोटिस बोर्ड पे मार्क्स की लिस्ट लगी और उसमें अगर इस तरह का रिजल्ट आपको मिल रहा है कि ए के 70 है, बी के 60 और सी के 50, और फिर दोबारा ए लिखा हुआ है और इसके कुछ और मार्क्स लिखे हुए हैं, या एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देता हूँ। ये आपके पास 70 है और ए के मार्क्स इसके अलावा 80 कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि एक बच्चे के मार्क्स यहाँ पे जो है, इस तरह का रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों के लिए। उसकी वजह ये कि ए कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके मार्क्स 70 हैं या 80 हैं, क्योंकि इसका नाम दो दफ़ा लिखा हुआ है, और एक दफ़ा इसके मार्क्स 70 लिखे हैं, एक दफ़ा इसके मार्क्स 80 लिखे हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के। मार्क्स जो है ना सिंगल ही आने चाहिए थे उस बच्चे के, लेकिन अलग अलग है। लेकिन लेट सपोज कि अगर इसके मार्क्स 80 लिखे हुए नहीं है, बल्कि दोबारा से 70 लिखे हुए आते हैं, नाम दोबारा आ जाता है लेकिन मार्क्स वही लिखे हुए आते हैं 17, मार्क्स चेंज नहीं होते, तो इस बात पे फिर बच्चे को शायद एतराज ना हो, क्योंकि मार्क्स, नाम तो दो दफा आया है लेकिन मार्क्स तो सेम ही लिखे हुए हैं ना। तो ये एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन आगे अगली बार मार्क्स चेंज हो जाए तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मार्क्स चेंज होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें कि सेट की फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो यहाँ मार्क्स है 70, 60, 50। अगर आपके पास हर बच्चे के सिंगल मार्क्स आ रहे हैं तो ये रिलेशनशिप क्या होगी, फंक्शनल होगी। लेकिन एक बच्चा ए, जैसे इसके मार्क्स दो दफा लिखे हुए हैं और एक दफा 80 लिखे हुए हैं, एक दफा 70 लिखे हुए हैं, और बच्चा वही है ए, तो ये रिलेशनशिप क्या होगी, फंक्शनल नहीं होगी। तो फंक्शनल रिलेशनशिप में क्या है कि हर बच्चे के जो आउटपुट है, मतलब जो हम इनपुट पे, ये बच्चों के नाम जो है यहाँ पे इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। तो हर इनपुट पे आउटपुट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। आउटपुट डबल, दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए।
तो बेटा थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जस्ट हम यहाँ पर उसको रिपीट कर रहे हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होती है। तो इसमें एक चीज़ तो ये बता दी मैंने आप लोगों को कि आउटपुट सिंगल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि डोमेन के अंदर मौजूद ये जो इनपुट होता है, इनपुट्स का सारा कलेक्शन होता है, क्या कहलाता है? डोमेन। ठीक है। और ये जो आउटपुट्स का कलेक्शन है क्या कहलाता है? रेंज। तो बेटा 80 तो नहीं है ना आपके रेंज में, जब तो अगर 80 अगर होता तो फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं होती, क्योंकि एक बच्चे के मार्क्स दो दफा आ गए होते। तो अब ये फंक्शनल रिलेशनशिप बन रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि डोमेन में मौजूद जितने भी आपके पास बच्चे हैं उन सबके मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के मार्क्स नहीं है, वो टेस्ट में अपियर हुआ था लेकिन मार्क्स नहीं है, मेंशन नहीं हुए आगे लिस्ट के अंदर, तो ये भी फंक्शनल रिलेशनशिप में नहीं आएगा। फंक्शन में क्या है कि डोमेन में जिन जिन जो जो लोग होंगे, मतलब जो जो इनपुट है, इनपुट्स की कलेक्शन है, उन सब के मार्क्स होने चाहिए। मतलब मार्क्स मतलब आउटपुट होना चाहिए, सिंपल वे में। फंक्शन की डेफिनेशन में आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का आउटपुट भी होना चाहिए। अगर किसी इनपुट पे आउटपुट आपको नहीं मिल रहा तो उसको आप डोमेन में से रिमूव कर दें। राइट। तो ये दो चीजें हो गई कि डोमेन में हर चीज का आउटपुट मिलना चाहिए आपको, और एक डोमेन पे वैल्यू पे आउटपुट भी सिंगल होना चाहिए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं फंक्शन के। ठीक है। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करने के, डिस्क्राइब करने के कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप उसको फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन कर दें। ठीक है। वन वे ये है कि आपको फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ए सर्किल बराबर होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला बना दिया है, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। तो ये एक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें हम आर की वैल्यू पुट करेंगे इनपुट के अंदर। इसमें इनपुट जो होगा वो आर होगा। राइट। और आउटपुट जो होगा हमें क्या मिलेगा इसके अंदर? एरिया मिलेगा। आउटपुट में हमें एरिया मिलेगा, इनपुट में आर की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिहाज से हमें एरिया ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये, और अच्छा एरिया जो है सिंगल ही होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें आर की कोई वैल्यू पुट कर दूं और उस पर दो एरियाज मिल जाए मुझे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एरिया की एक ही वैल्यू मिलेगी, मतलब आर की वैल्यू वन रखूंगा तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू वन रखूंगा तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई। अगर आर की वैल्यू टू रखूंगा तो एरिया बराबर हो जाएगा फोर पाई। तो एरिया सिंगल ही मिल रहा है हर दफा हर आर की वैल्यू पर, इसलिए ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये फार्मूला आपका फंक्शन डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपके पास, मैं इस तरह की क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? दोनों तरफ रूट लोगे तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आप तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। अब इस रिलेशनशिप के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू फोर, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट फोर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस माइनस टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू फोर पर y की वैल्यूज क्या आ रही है? एक प्लस टू आ रही है, और एक जो आ रही है आपके पास माइनस टू आ रही है। इसी तरह से x की अगर कोई और वैल्यू पुट करूं तो उस पर भी दो वैल्यूज आ रही हैं। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू पर इनपुट आपने फोर दिया था, आउटपुट आपको दो मिल गए, प्लस टू भी मिला और माइनस टू भी मिला। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप जो है, ये फार्मूला फंक्शन डिफाइन नहीं करता। ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, ये y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, इसको कहेंगे y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे फंक्शन y x का फंक्शन नहीं है, जबकि इस फॉर्मूले के अंदर एरिया इज ए फंक्शन ऑफ, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ r। यहाँ पे एरिया r का फंक्शन है, क्योंकि r की एक वैल्यू रखने पर आउटपुट आपको सिंगल मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक इनपुट पे आउटपुट आपको दो मिल गए। तो ये फंक्शन रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, दोनों सेम चीज है।
y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स लिखे हैं, या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं भी कर रहा, इस फॉर्म में भी लिखूंगा, तो इस इक्वेशन के अंदर, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इन दिस इक्वेशन y is not a function of x, राइट। ये इम्प्लिसिट इक्वेशन कहलाती है और ये एक्सप्लिसिट इक्वेशन कहलाती है, इनमें फर्क होता है। तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट यहाँ डिस्कस नहीं करना है हमको। यहाँ से फंक्शन डिफाइन करना था, तो फंक्शन की हम कर रहे थे, तो मैं इसी इक्वेशन के अल्टरनेट फॉर्म ने ये वाली निकाली ताकि हमें पता चल जाए कि x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है। तो मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको ये दे दूं, अच्छा सॉरी, ये तो मैंने आप डिफाइन कर दिया, फंक्शन को फार्मूले के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ये एक तरीका होता है फार्मूले के फॉर्म में डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या होता है आप फंक्शन डिफाइन करने का? वर्बली, वर्बली डिफाइन करने का। तो वर्बली किस तरह डिफाइन हो सकता है फंक्शन? जैसे इन्होंने यहाँ भी मेंशन किया होगा, फंक्शन की डेफिनेशन जो है चार तरीके से हो सकती है, देखें वर्बली डिफाइन करने का। तो वर्बली में क्या है कि मैं यही एरिया का फार्मूला आपको मैं बता दूं कि एरिया कैसे कंप्यूट किया जाता है। अगर मैं उसका फार्मूला आपको वर्बली डिस्क्राइब कर दूं कि भाई हम जो है उसको रेडियस का स्क्वायर करेंगे और उसको जो है पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एरिया कंप्यूट हो जाएगा किसी भी सर्किल का। तो ये वर्बली डिस्क्राइब कर दिया मैंने। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करके हम एरिया कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने डिस्क्राइब किया है प्रोसेस आपको वर्बली, ये भी फंक्शन डिफाइन करने का एक तरीका है, राइट। तो ये दूसरा तरीका हो गया वर्बली डिस्क्रिप्शन का, राइट। और ये क्या है आपके फार्मूले के फॉर्म में हो गया। और तीसरा तरीका क्या होता है? टेबुलर वे। टेबुलर वे क्या है आपके पास कि टेबल के फॉर्म में, ये टेबल दे दी है, टेबल के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जरूरी नहीं कि हम फार्मूला बना सकें, टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, तो ये भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें वही बात है, आपको चेक करना पड़ेगा कि हर इनपुट पे आउटपुट सिंगल ही आना चाहिए, आउटपुट मल्टीपल नहीं हो चाहिए, मतलब 1900 आगे कहीं दोबारा रिपीट ना हो रहा हो, राइट। अगर इस कॉलम में कहीं रिपीट हो रहा होगा 1900 और उस पर डिफरेंट वैल्यू मिली है आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है। और चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है ग्राफिकल। ग्राफ बना के हम चेक कर सकते हैं कि कोई आपके पास फंक्शनल रिलेशनशिप है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, राइट। ये स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं हम, राइट। क्या अगर हम इसी पॉपुलेशन को, ये ईयर्स में यहाँ पे ले लूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस पे ईयर्स प्लॉट कर लें एक्स एक्सिस के अंदर, और वाई एक्सिस पे हम ले लें इसके अंदर पॉपुलेशन, तो और स्कैटर डायग्राम इसकी बनाएं, इन सब पॉइंट्स पे प्लॉट कर लें, तो एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो चार तरीके होते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, ये हमने डिस्कस कर लिया। और अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे देखो इनकी इन्होंने एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है, वही चीज़ है। फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन अ सेट डी एग्जैक्टली वन एलिमेंट कॉल्ड एफ एक्स इन ए सेट ई। मतलब ये डी और ई सेट लिए हैं, एक सेट डी है और एक सेट ई है, राइट। तो अगर डी के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो असाइंस ईच एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट असाइन हो एग्जैक्टली वन एलिमेंट से, मतलब इसका हर एलिमेंट जो है ई के एक ही एलिमेंट से मैप कर, ई में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जो एलिमेंट है वो हर एलिमेंट ई के एक ही एलिमेंट से मैप करना चाहिए। और हर एलिमेंट मैप करे, ऐसा नहीं हो कोई एलिमेंट्स में रह गया खाली, वो ई किसी न किसी एलिमेंट से मैप करेगा, राइट। तो ये फंक्शनशिप कहलाएगी। तो ये देखो सिंपल सी फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसमें डोमेन डी क्या कहलाता है? ये डोमेन, ये कलेक्शन ऑफ इनपुट्स का जो होता है ये डोमेन होता है। इनपुट्स का कलेक्शन है डोमेन कहलाता है। ये आउटपुट्स का कलेक्शन जो होता है वो कहलाता है रेंज। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो डी के डी में से एक ऐसा वेरिएबल जो डी की कोई भी वैल्यू स्टोर करे,
वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आमतौर पे आपके पास जैसे एरिया हमने कंप्यूट किया था, तो ये आर जो था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ये आर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये रेडियस को अपने पास स्टोर कर रहा है ना। इसमें आर में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। जो इसका इनपुट होगा, इनपुट पुट किया जाएगा, इसलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आउटपुट करने वाला वेरिएबल है, जो आउटपुट स्टोर करेगा, वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट बेटा, समझ में आ गया आप लोगों के? क्लियर है? अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और अब आगे देखते हैं। इसके अंदर वही चीज़ें जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं पहले ही, वही यहाँ पर डिस्क्राइब हुई हुई हैं। अच्छा, ये जो आपके पास इनपुट है, ये एक्स आपका इनपुट है, ठीक है। बीच में आपने फंक्शन रिलेशनशिप डाली है, आउटपुट क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन की वैल्यू कहलाता है। राइट, कोई भी आपका फंक्शन दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट सपोज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी कितना बनेगा बेटा? बी स्क्वायर प्लस 3b। मतलब पहले इनपुट एक्स था, अब इनपुट क्या आ गया? बी आ गया। इनपुट वेरिएबल चेंज कर दिया हमने। कोई और दूसरा इनपुट दे देंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 × a प्लस बी। अच्छा, ये तीनों फंक्शन सेम है। ये तीन जो डिफरेंट चीजें देखने में लग रही हैं, एक में एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसमें एफ एफ ऑफ बी है, और इसमें एफ ऑफ ए प्लस बी। ये तीनों चीजें सेम है, क्योंकि इसमें फंक्शन सेम ही है, उसका इनपुट चेंज हुआ है। इसमें इनपुट एक्स था, तो ये फंक्शन ने क्या किया? इसका स्क्वायर कर लिया इंटू 3x। इसमें इनपुट बी है, तो इसका स्क्वायर कर लिया प्लस 3b। इसमें इनपुट ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया प्लस 3a × a + b। मेन सिर्फ हम इनपुट चेंज कर रहे हैं, जो रूल है, जो फंक्शन है, वो सेम ही है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि फंक्शन सेम होना चाहिए। इस वेरिएबल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसको जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ एफ ऑफ वाई निकालो, तो एफ ऑफ वाई जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y बनेगा। तो ये दोनों सेम फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों सेम फंक्शन है, क्योंकि रूल जो है वो सेम है। इनका देखने में मुख्तलिफ लग रहे हैं बेशक, वो एक्स के लिहाज से लग रहा था, ये वाई के लिहाज से लग रहा है, क्योंकि इसका रूल सेम है, इसलिए फंक्शन भी सेम है। हम इनको दोनों को सेम फंक्शन कहेंगे। राइट, तो ये आपके पास हमने फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया। और अभी एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल देखें इसके अंदर। इसमें क्या लिखा है? द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एफ इज शोन इन फिगर 6। फिगर 6 में फंक्शन का ग्राफ दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 1 निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस ये है हमारा, और वाई एक्सिस ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पर, एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा? 1 2 3। वाई की वैल्यू 3 मिल रही है, तो एफ ऑफ 1 बराबर होगा 3 के। ठीक है बेटा। अच्छा, अच्छा दूसरा क्या है आपके पास? एफ ऑफ 5 निकालना है। 1 2 3 4 5। 5 पर जो वाई की वैल्यू मिल रही है हमें, वो कितनी मिल रही है? -1 से थोड़ा कम मिल रही है, मतलब समझो -0.8। एफ ऑफ 5 बराबर आ गया -0.8, या -0.6। वो अप्रॉक्सीमेटली आपके देख लें जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते ना यहाँ पे, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। एफ ऑफ 1 कितना है? वो तो एग्जैक्टली था 3। ओके बेटा, ये पार्ट ए हो गया। अच्छा, पार्ट बी में क्या पूछा है? व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। एफ के डोमेन और रेंज पूछे हैं। तो बेटा अब इसका डोमेन बताओ क्या बन रहेगा? डोमेन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स। तो इनपुट्स जो है क्या क्या स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से लेकर, क्योंकि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से पहले वाला नेगेटिव वैल्यूज पे डोमेन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जिन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता उनको हम डोमेन में नहीं रखते। तो ये डोमेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जीरो से स्टार्ट हुआ है, और कंटिन्यूअस चला है यहाँ तक, कंटिन्यूअस चल के यहाँ तक
कहाँ पे 7 तक, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका डोमेन जो है वो क्या है, आ गया आपके पास 0 से लेकर 7 तक, ये डोमेन आ गया। ठीक है, ये इंटरवल बनाया है बेटा, और ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 7। इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि एक वेरिएबल जो है वो 0 से लेकर 7 तक लाई कर रहा है, तो हम ये लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 7 के क्लोज इंटरवल में। तो इसका मतलब वही निकलता है कि अच्छा, क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट भी इसकी वैल्यू हो सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है, और 7 भी हो सकती है। राइट। अच्छा, ये क्लोज इंटरवल लिखा है। एक होता है ओपन इंटरवल, जिसमें हम ये राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, x लाइज बिटवीन 0 एंड 7, और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी दोनों साइड पे, एंड पे भी और स्टार्ट में भी और एंड में भी, दोनों में इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होगी और 7 नहीं होगी, बल्कि बीच में कहीं होगी। और याद रखिए, एक इंटरवल के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, किसी भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इसको रियल लाइन पर अगर प्लॉट करें तो ये 0 और ये 7, इसके दरमियान सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट का मतलब क्या हो गया, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, रियल नंबर इनफाइनाइट है ना, 0 से लेकर 7 के दरमियान। और जबकि ओपन इंटरवल में क्या है, 0 और 7 खुद शामिल नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स होंगे, तो अभी ये इनफाइनाइट ही काउंट होंगे। राइट। तो ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, दोनों में कितनी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि रियल लाइन है, रियल लाइन पे तो आपको पता है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये हमने डोमेन निकाला इसका, 0 से लेकर 7 तक का क्लोज इंटरवल। और रेंज बताओ बेटा इसकी, रेंज क्या बनेगी, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। तो आउटपुट का कलेक्शन क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है। जो मिनिमम आउटपुट है वो ये है, और मैक्सिमम आउटपुट ये आ रहा है, ग्राफ से देख के हमको पता चल गया ना। तो इसका जो रेंज क्या आ रहा है आपके पास, क्लोज इंटरवल है ये भी, क्योंकि ये वाला पॉइंट अटेन किया है ना इसने, और ये वाला पॉइंट भी अटेन किया है, फंक्शन है, फंक्शन मैक्सिमम यहाँ तक गया, मिनिमम यहाँ तक गया है। तो ये -2 से लेकर 4 तक का, ये क्या है, 1 2 3 4, -2 से लेकर 4 तक का होगा इसका रेंज। तो देखें इसके अंदर, देखो इन्होंने भी वही किया है आपके पास, यहाँ -2 से लेकर 4 तक का, 0 से लेकर 7 तक की इसकी डोमेन आ गया, -2 से लेकर 4 तक इसकी रेंज आ गई है। अच्छा, अगली एग्जांपल देखें। इसमें स्केच करना है और इसके डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, f(x = 2x - 1), इसको स्केच करना है। तो स्केचिंग तो आप लोगों को पता ही है कि लाइन को स्केच कैसे किया जाता है, या 2x - 1 दी हुई लाइन। तो चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ स्केचिंग को। तो f(x = दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लाइन को 2x - 1 को y के बराबर ले लें, तब भी वही बात है कि जनरली हम f(x) को y की जगह ले लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको y से डिनोट कर सकते हैं या f(x) से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। अब इसको प्लॉट करना है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसमें x की वैल्यूज इनपुट देंगे, इसमें x की वैल्यूज इनपुट देंगे और y की वैल्यूज क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसको प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर सकता हूँ मैं, 1 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं 0 पुट करूंगा, आंसर क्या आएगा, -1। और 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2 माइनस, या 1 के अलावा एक और नंबर भी ले लेते हैं, 3 नंबर से 2 नंबर काफी होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, लेकिन हम यहाँ 3 नंबर ले लेते हैं। 1 रखने पे क्या बनेगा, 2 2 - 1 1, और ये 4 4 - 1 3। इसको प्लॉट कर लें तो 0 पे इसका आउटपुट आ रहा है -1। 1 जब रखा हमने x की वैल्यू को, तो आउटपुट आया 1। और जब इसको 2 रखा तो आउटपुट आया आपके पास 3। और इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह की लाइन बनेगी है। राइट। तो ये देखो, ये लाइन बनेगी ना, इस-
ये आपके पास लाइन बन जाएगी इसका ग्राफ। अब बताओ ये ग्राफ को देख के इसका डोमेन क्या है। ये लाइन जो है इनफाइनाइट है, जाहिर सी बात है, ऊपर भी एक्सटेंड हुई हुई है, नीचे भी एक्सटेंड हुई हुई है। तो ये जो है इनफाइनाइट स्लोप के साथ जो है इनफाइनाइटली आगे जा रही है, स्लोप के नीचे जा रही है। तो इसका डोमेन क्या है, एक्स की तमाम वैल्यू हो सकती हैं इसमें। देखो वैसे भी फार्मूले को देखकर बताया आप, इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू हम मैक्सिमम, ऐसा तो नहीं है कोई वैल्यू ना आ सके। इसमें 1000 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, एक्स की तमाम वैल्यूज रिप्लेस की जा सकती हैं इसके अंदर, और हमें आउटपुट में एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो इसके डोमेन में, पूरा डोमेन है इसका, इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का डोमेन है इसका। और ये ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी के इंटरवल जो होते हैं हमेशा ओपन बनाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। तो किसी भी इंटरवल के अंदर उस पर क्लोज इंटरवल नहीं बनाते, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन बनाते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये डोमेन आ गया इसका, डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का। अच्छा इसका रेंज बताओ, रेंज क्या होगा। आप देखो इसके अंदर रेंज में भी तो सारी आउटपुट मिल रहा है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते आएंगे वाई की वैल्यू भी बढ़ती आएगी साथ साथ। तो इसका मतलब इसका रेंज जो है वो भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का ओपन इंटरवल। ओके अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये नॉन लीनियर फंक्शन आ गया है, और आपको पता है एक सेकंड डिग्री है, तो ये पैराबोलिक होगा। ठीक है, चाहे तो इसको आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट हमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे, इसमें कम से कम 6-7 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अंदाजा होगा कि ये पैराबोला बनने वाला है। तो याद रखा गया सेकंड डिग्री कर्व जो होती है वो हमेशा पैराबोला बनाती है। सेकंड डिग्री में अगर वो फंक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा, हमेशा पैराबोला बनाएगा। तो ये देखो आप क्या, ये पैराबोला बनेगा कब, अब पैराबोला है, राइट। इसका डोमेन क्या है बताओ। इसका डोमेन जो है, एक्स की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मैं इसमें पुट नहीं कर सकता इसके फार्मूले के अंदर। फार्मूले को देखो, अगर ग्राफ से अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फार्मूले को देखें, इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू में पुट नहीं कर सकता। इसमें एक्स की तमाम वैल्यूज रिप्लेस की जा सकती हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है, कोई भी नंबर रखें कभी भी एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें आउटपुट आपको हर दफा मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का डोमेन हो गया इसका। अच्छा रेंज बताने इसका, रेंज क्या है। इसका रेंज जो है वो, आउटपुट जो है वो नेगेटिव वैल्यूज में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आउटपुट जब एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ग्राफ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का। लेकिन 0 पे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं है, बल्कि क्या आएगा इसके अंदर, 0 पे क्लोज इंटरवल। 0 पे क्लोज है, और प्लस इन्फिनिटी पे ओपन है। प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा इसके रेंज में, प्लस इन्फिनिटी तक तक के सारे नंबर शामिल होंगे, लेकिन जीरो शामिल है, क्योंकि जीरो से ये पास हो रही है, जीरो आउटपुट मिलेगा आपको। जब इसमें एक्स की वैल्यू जीरो होगा तो आउटपुट में आपको जीरो मिल जाएगा। तो 0 पे क्लोज्ड है और इन्फिनिटी पे ये ओपन है। ये इसका रेंज आ गया बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है, और कंडीशन दी हुई है एच पे, और एवलेट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ये कंप्यूट करना है बेटा। तो इसके अंदर आपको ये फार्मूला देखें, इस फार्मूले के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें आपको एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कंप्यूट कर लें। हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ था, तो इसमें एक्स दिया हुआ है तो फार्मूला ये बन रहा है। अगर मैं इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच प्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 2 × a + h का होल स्क्वायर -5 × a + h + 1, ये बन गया। अगला वैल्यू जो कंप्यूट करनी है, एफ ऑफ ए कंप्यूट करनी है। एफ ऑफ ए भी कंप्यूट कर लो बेटा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर था इसके, तो एफ ऑफ ए बराबर होगा 2 × a² माइनस, जहां जहां एक्स आ रहा था उसकी जगह ए रख देंगे, 5a + 1। अब ये दोनों चीजें कंप्यूट कर ली, इस फॉर्मूले में प्लेस कर दो। ये क्या बन जाएगा, 2 × a + h का होल स्क्वायर -5 × a + h
+1 -2a² f(a) की वैल्यू प्लेस करनी है ना, -5a+1 डिवाइड बाई h। ये हमने कंप्यूट कर लिया जो करने के लिए कहा था उन्होंने। इसकी जगह पर f(a+h) की वैल्यू रखी, इसकी जगह पर f(a) की वैल्यू रखी है, इनको सेपरेट करवा दिया, डिवाइड कर दिया h को। अब ये होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें बेटा। इसको होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद जो है यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म्स। अब अच्छा, ये जब दोनों को माइनस करवाओगे कुछ टर्म कैंसिल होंगी, जैसे ये फॉर एग्जांपल 2a² और 2a² कैंसिल हो जाएगा, -5a +5a कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आया। और ये आंसर आया तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से h कॉमन ले लिया, ठीक है। h जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 4a + 2h - 5 डिवाइड बाई h। और इन्होंने फिर क्या किया, देखो h, इस h को इस h से कैंसिल कर दिया और जवाब आ गया इनके पास 4a + 2h - 5। तो देखो h से h इन्होंने कैंसिल कैसे किया, क्यों किया कैंसिल, क्योंकि h क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था। नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया, अदरवाइज इसको h को हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है, h इज नॉट इक्वल टू 0, तभी इन्होंने कैंसिल किया। ये बात जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि h को ऐसे कैंसिल इसलिए किया है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करनी हो तो कभी आगे वाले फॉर्मूले के अंदर मैं h की वैल्यू 0 प्लेस नहीं कर सकता, अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। एक फंक्शन है f(x) = x² - x/x। ठीक, इस पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ी सी। ऊपर देखो x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन ले लिया, x - 1 बचा, नीचे भी आपके पास x आ गया, ठीक है ना। ये x से x कैंसिल करता हूं मैं अगर, तो ये आपके पास बन जाता है x - 1, राइट। लेकिन ये कैंसिल करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि कैंसिल हमने उसे इसलिए किया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर 0 होता तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब जब 0 नहीं है, हमने कैंसिल कर दिया और ये आंसर आया आपके पास। अब इसके अंदर ये फार्मूला बना, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये वाला फार्मूला 0 पे अनडिफाइंड था, ऊपर वाला, और नीचे वाला फार्मूला आपका 0 पे डिफाइंड हो गया है। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि 0 पे अनडिफाइंड है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि x नॉट इक्वल टू 0, वरना ये दोनों फंक्शन सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों फंक्शन सेम नहीं होंगे जब तक ये कंडीशन ना लगाऊं मैं, तो ये कंडीशन लगानी जरूरी है। तो कंडीशन लगाऊंगा तो दोनों फंक्शन क्या होंगे, सेम फंक्शन कंसिडर किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, खाली आपके पास जो फॉर्मूला बना है ये कंप्लीट काउंट होगा यहाँ से लेकर ये फॉर्मूला कंप्लीट, कि x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होगा तो ये दो फॉर्मूले क्या है, वैलिड है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड f(0), f(0) को फाइंड करो, तो f(0) में इस फॉर्मूले में हालांकि प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन देखो डोमेन में ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, अनडिफाइंड, क्योंकि असल फार्मूला तो ये था ना ऊपर देखो, जो एक्चुअल फंक्शन है वो ये है, ये 0 पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। 0.0 बनेगा, 0 रखूंगा तो 0 - 0/0, ये बन जाएगा 0/0 विच इज अनडिफाइंड, राइट। तो इसके अंदर हमें f(0) क्या हो जाएगा, सिंस x = 0 इज नॉट इन डोमेन, f(0) इज अनडिफाइंड। हम ये बोलेंगे f(0) अनडिफाइंड है। हालांकि फंक्शन में 0 प्लेस कर सकता हूँ, आंसर कितना देगा, ये -1 देगा, लेकिन देखो डोमेन में ही नहीं है ना, क्योंकि जिस फंक्शन से मैंने ये कंप्यूट किया है उसके फंक्शन के डोमेन में नहीं था, तो नतीजतन इस फंक्शन के डोमेन में भी नहीं आएगा। दोनों फंक्शन सेम ही तो हैं, देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन डोमेन उनका, क्योंकि अगर डोमेन, अगर मैं
सेम ना रखूं, अलग अलग कर दूं, तो ये फंक्शन डिफरेंट फंक्शन कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जब तक डोमेन सेम है, दोनों फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है। राइट। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा आपको। और अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर इन्होंने एक रेक्टेंगुलर स्टोरेज कंटेनर लिया है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 मीटर क्यूब है। और लेंथ ऑफ बेस जो है डबल है इसके वेट के। इसके वेट अगर W है, तो लेंथ ऑफ बेस क्या है, 2W। अच्छा, बेस पे जो मटेरियल लगा है, मटेरियल फॉर द बेस कॉस्ट $10 पर स्क्वायर मीटर। इसका जो बेस का मटेरियल है $10 पर स्क्वायर मीटर है। और इसकी साइड्स की जो कॉस्ट आ रही है वो $6 पर स्क्वायर मीटर है। हमें टोटल इसका कॉस्ट फंक्शन कंप्यूट करना है। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स। राइट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ बेस कितना है, बेस का एरिया, बेस की विड्थ कितनी है आपके पास, W, और इसकी लेंथ कितनी है, 2W। तो टोटल एरिया कितना बनेगा, 2W इंटू W। और इसकी जो कॉस्ट आ रही है पर स्क्वायर मीटर वो कितनी है, 10। तो 10 से आप इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ गई बेस की। ये बेस की टोटल कॉस्ट हो गई। फिर 4 साइड्स है, तो चारों साइड्स की मैं अलग अलग कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो पहली साइड तो ये वाली साइड है। ठीक है, इस साइड की कॉस्ट कितनी होगी, ये H है, और इसकी विड्थ जो है W है, तो HW। और इसकी जो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट वो कितनी है, 6 है। साइड्स की जो कॉस्ट है 6 पर स्क्वायर मीटर है, $6। अच्छा, ये साइड जो है इसका भी यही कॉस्ट होगी, 6HW। अच्छा, पीछे वाली, ये जो सामने वाले, सॉरी, ये वाली जो आपके पास साइड है, इसका कितना कितना बनेगा, +6। इसकी हाइट तो सही है, आपके पास बनेगी हाइट इसकी तो H होगी। हाइट H आ गई, सॉरी, हाइट H आ गया इसके। ठीक है ना, और विड्थ कितनी होगी, 2W। और इसकी जो आपके पास पर यूनिट है वो भी 6 ही है, मटेरियल की कॉस्ट। इसी तरह सामने के वाली साइड जो है, फ्रंट, ये वाली साइड, वो क्या होगी, 6H इंटू 2W। इन सबको ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट। लेकिन इसके अंदर आपके दो चीजें आ गई हैं, दो वेरिएबल है इसमें, H भी आ गया और W भी आ गया। तो इसमें एक और आपको चीज दी गई है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 10 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम गिवन है 10 मीटर क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम, अगर मैं इसका पूरा का वॉल्यूम कंप्यूट करूँ तो बनेगा H इंटू W इंटू 2W इज इक्वल्स टू 10। और यहाँ से H की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, H बराबर हो जाएगा 10/2W स्क्वायर, यानी 5/W स्क्वायर। और ये H की वैल्यू मैं ऊपर से प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास कॉस का एक फंक्शन बन जाएगा। देखो यहाँ पर उन्होंने कंप्यूट भी किया है। ये H की वैल्यू निकाली 5/W स्क्वायर, और उसको कॉस में प्लेस कर देंगे तो ये कॉस का फंक्शन बन गया ये। अब यहाँ से आप डोमेन इसका कंप्यूट कर सकते हैं। डोमेन लिखना जरूरी होगा यहाँ पर। और डोमेन क्या होगा बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में W आ रहा है, इसलिए W ≠ 0 आ गया। लेकिन साथ में एक मसला ये भी तो है, W, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम जो दी गई है वो वेद है, और वेद क्या हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हमें कंडीशन लानी पड़ेगी, W शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करोगे बेटा, तो क्या बनेगा, W > 0। तो इसका डोमेन क्या आ गया, W > 0। तो डोमेन दो तरह के होते हैं, एक फार्मूला बेस्ड डोमेन होता है, एक प्रॉब्लम बेस्ड डोमेन होता है। तो अगर प्रॉब्लम मेंशन की गई, फिजिकल प्रॉब्लम आपको, तो उसको देख के हमें डोमेन डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बेस्ड, अगर फार्मूला मेंशन दिखा दूँ आपको, उसको ये नहीं बताऊँ कि W क्या चीज़ है, तो इसमें हम लगाएंगे कंडीशन W > 0, क्योंकि हमें पता नहीं W क्या चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि W क्या है, विड्थ है,
तो उस सूरत में आपको वेद के मुतालिक पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो उसका डोमेन बनेगा। कि इसमें डब्ल्यू की वैल्यू आप नेगेटिव भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वेद जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। राइट, क्लियर है। तो ये डोमेन का अंदाजा हमें प्रॉब्लम बेस्ड डोमेन भी देखना, अगर प्रॉब्लम मेंशन की गई हो तो उसके लिहाज से डोमेन बनाना पड़ता है, और अगर सिर्फ फार्मूला मेंशन हो तो फार्मूले की बिना से डोमेन बनाते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना डेटा हमको मिलेगा उसी लिहाज से हम डोमेन बनाएंगे। अब जैसे ये प्रॉब्लम दी गई है, इसके अंदर आपको डोमेन पता करना है बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो हमें डोमेन का मतलब है वो, अब इसमें सिर्फ फार्मूला मेंशन है, प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला मेंशन है, तो उसका डोमेन कैसे निकलेगा? तो उसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो आपको पता है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। आपको डोमेन में सिर्फ वो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी जिस पर जो रूट के अंदर क्वांटिटी चीज आ रही है वो नेगेटिव ना बने। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक्स प्लस टू पे कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की, तो आपको डोमेन बन जाएगा इसका। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, ये इसका डोमेन आ गया बेटा। इसका डोमेन क्या बनेगा? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, ये इसका डोमेन आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में यूँ लिख सकते हो बेटा कि -2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का, ये डोमेन हो गया इसका। राइट। और अब जैसे ये प्रॉब्लम दी गई है, तो इसके अंदर वन अपर रेसिप्रोकल में आ रहा है ये। तो रेसिप्रोकल में आने की वजह से क्या होगा कि इसके डोमेन में एक्स की वो वैल्यूज नहीं हो सकती जहां पर डिनोमिनेटर में जीरो बन जाए। तो इसके रेसिप्रोकल वाली में आप क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को कंडीशन लगाते हैं कि इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे डिनोमिनेटर पे कि वो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए। तो रेसिप्रोकल में जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म आपको फंक्शन दिया हुआ होता है उसके डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, तो ये आपको डोमेन प्रोवाइड कर देगा। यानी ये वो वैल्यूज होंगी जहां पे फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो फंक्शन डिफाइंड बनेगा। राइट, और यहाँ से आप फैक्टराइज कर लें, और जब ये प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या आएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x-1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, उधर शिफ्ट हो गया तो वन। तो ये दो पॉइंट्स आ गए कि मतलब एक्स जीरो भी होना चाहिए और एक्स वन भी होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज पे ये क्या आएगा, फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो डोमेन में क्या है कि जीरो और वन के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज इसके डोमेन में आ गई। तो इसका डोमेन क्या आएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। और इसको इंटरवल फॉर्म में अगर लिखना हो तो इंटरवल फॉर्म में किस तरह लिखोगे बेटा? इंटरवल फॉर्म में अगर डोमेन को लिखना है तो किस तरह लिखा जाएगा कि माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक के सारे नंबर ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल जीरो से लेकर वन तक, फिर यूनियन ओपन इंटरवल वन से लेकर प्लस इंफिनिटी। अब देखो इंटरवल फॉर्म में किस तरह लिखा गया, जीरो इसमें ना इस इंटरवल में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन है और ये भी ओपन है, तो जीरो इनके यूनियन में भी नहीं होगा और वन भी इनके यूनियन में नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट आ गए जीरो और वन को छोड़कर। तो इंटरवल नोटेशन में अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए तो आप लिखें, और अदरवाइज खाली अगर ये भी लिख देंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स नॉट इक्वल टू वन, तब भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा इंटरवल नोटेशन में। राइट। तो इंटरवल नोटेशन को ज़्यादा सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे बड़ा आराम से कर सकते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी इसके मेरे ख्याल में होंगे। ओके। तो फिर इसके बाद ये देखें इन्होंने वही दिया हुआ है इसके अंदर। अब इसके बाद फंक्शन को ग्राफिकली चेक करने का तरीका होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो आपको बता देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये आपके पास फंक्शन है, क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन इसको कहीं भी ड्रा करूँ, किसी जगह पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ तो वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ किस चीज का है, ये फंक्शन का ग्राफ है। जबकि ये जो कर्व है, इस कर्व में यहाँ तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसी है जहां पे वर्टिकल लाइन टेस्ट
फेल हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स की एक वैल्यू पर मल्टीपल वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन। आउटपुट हमें मल्टीपल दे रहा है, दो दो आउटपुट दे रहा है, एक्स की एक वैल्यू पर आपके दो दो आउटपुट मिल रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो ये कहलाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, और ये यूजफुल टेस्ट उस वक्त होता है आप ग्राफ गिवन हो। जब फंक्शन का ग्राफ गिवन होगा तो हम वर्टिकल लाइन से थोड़ा आइडिया कर सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। ओके बेटा, चले अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अ, अब आपको यहाँ फंक्शन एक फार्मूला मेंशन है। ये फार्मूला मेंशन है, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस टू। एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस टू। अब इस फार्मूले के अंदर आपको चेक करना है कि ये ग्राफ बना, पहले से ग्राफ बना लेते हैं। तो जब से ग्राफ की फॉर्म में लेके आओगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू बन जाएगा ये, राइट। और आपको पता है इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये, पहली बात तो इसमें एक्स की एक वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की कितनी वैल्यूज आएंगी आउटपुट में? दो वैल्यूज आएंगी। इस फॉर्म के अंदर एक्स के अंदर एक वैल्यू पुट करूंगा, एक्स के अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल टू रखता हूँ, तो ये टू प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। और फिर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस टू। तो वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह प्लॉट करना हमें थोड़ा मुश्किल है कि फंक्शन ही नहीं है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू का, तो हम इसी फॉर्म में से प्लॉट करते हैं। इसमें हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जीरो पुट कर दें, आप वन पुट कर दें, टू पुट कर दें, मुख्तलिफ वैल्यूज आप रख सकते हैं, फोर अपनी मर्जी से। और x की वैल्यू ऑब्टेन करती हैं। जीरो रखने पे क्या बनेगा, ये माइनस टू आ जाएगा। वन रखने पर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, एंड सो ऑन। और फिर उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा ऐसा। तो देखेंगे इसके अंदर आप कैसे ये पैराबोला बनाए, लेकिन एक कप राइट पैराबोला है, राइट। अब इसको चेक करना है ग्राफिकली कि ये फंक्शन है या नहीं। तो देखो इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर फुलफिल करूंगा, अगर ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल लाइन, तो देखो दो पॉइंट जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो ये ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ जो है ग्राफिकली फंक्शन नहीं, वैसे अलजेब्रिकली मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि इसमें एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो वाई की दो वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन ये फंक्शन ऑफ वाई बन सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फुलफिल कर रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सिर्फ इसको एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी ना, इस कर्व को। तो ये फंक्शन ऑफ वाई तो है, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। ठीक है, वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको ये कह सकते हैं कि वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, वाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, बट एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, और देखो एक्स फंक्शन वाई है, एक्स बराबर है एफ ऑफ वाई। ये फुलफिल हो रहा है। वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। लेकिन हम एक्स फंक्शन ऑफ वाई की बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई हमें डिस्कस ही नहीं करना है। हम फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, जनरली अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स की करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं है, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू पे आपको वाई की दो वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको, इस फार्मूले को जरा सिंप्लीफाई करूं, यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस टू के। और y बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस
टू। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आपके वाई की दो वैल्यू जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ दो हिस्सों में, इस फंक्शन को, ये फंक्शन तो है नहीं, रिलेशनशिप, ये इक्वेशन, इसको दो हिस्से में ब्रेक कर सकता हूँ। ये बन जाएगा आपके पास, देखो प्लस माइनस में था, एक दफा प्लस में लिया, आपके पास एक इक्वेशन ये आई है और एक दफा माइनस का, तो इक्वेशन ये आई है। और ये दोनों इक्वेशन अपने अपने तौर पे फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो आउटपुट में ये सिंगल ही मिलेगा, दो आउटपुट नहीं मिलेंगे। और इसमें भी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो आउटपुट मुझे सिंगल ही मिलेगा नेगेटिव में। तो बेसिकली इसके अंदर ये ऊपर वाला ग्राफ जो है किसका है, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस टू का। और ये नीचे वाला ग्राफ जो है वो आपके पास y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स प्लस टू का है। तो ये जो पैराबोला बना है, इसके अंदर ये दो फंक्शंस आपस में ज्वाइन हो गए असल में। एक ऊपर वाला फंक्शन है, एक नीचे वाला फंक्शन है, दोनों ज्वाइन हो गए तो ये नॉन फंक्शन बन गया। लेकिन अगर इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग कंसिडर करें, तो दोनों अपने अपने तौर पर फंक्शंस हैं। ये प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू है और ये माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू है। और अब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं? अब देखें यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इस तरह डिफाइन हुआ हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। ये आपको डोमेन की वैल्यूज गिवन है कि डोमेन की इस कंडीशन पे अगर फुलफिल करेगा डोमेन इस कंडीशन को, तो फंक्शन का फार्मूला ये होगा। और डोमेन अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो फंक्शन का फार्मूला ये होगा। मतलब फार्मूले ही चेंज हो रहे हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज पे डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो पहले अगर मैं वन माइनस एक्स को प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, वो देख लें। वन माइनस एक्स का अगर मैं वाई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं सेपरेट, तो क्या बनेगा इसके अंदर? एक्स की वैल्यूज होंगी, क्या वैल्यू रखें, जीरो रख देते हैं, फिर टू रख देते हैं। वाई की वैल्यूज क्या बनेगी, जीरो पे वन आ जाएगी और टू पे माइनस वन आ जाएगी। तो जीरो पे आ गई इसकी टू, जीरो पे वन, और टू पे माइनस वन। इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन बनेगी। ये किसकी आ गई, वन माइनस, ये वाई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी सेपरेट प्लॉट कर रहा हूँ, सिर्फ वन माइनस एक्स को प्लॉट कर रहा हूँ। मैं इसकी कंडीशन बाद में चेक करूंगा। तो दूसरा ग्राफ कौन सा है बेटा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसका आपको पता है, अभी हमने ऊपर ही प्लॉट किया था। ये पैराबोला बनेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको आप प्लॉट करके देख सकते हैं, राइट। ये आ गया। अब इन दोनों में कंडीशन लग गई है कि भाई जब x जो है माइनस वन से कम होगा, मतलब ये माइनस वन से इस वाले पॉइंट से पहले, ठीक है, माइनस वन से कम वैल्यूज पे, इससे पीछे की वैल्यूज पे जो है ना, ये आपके पास ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। और इसके बाद वाली वैल्यूज पे जो है, माइनस वन के बाद जो है, वो फार्मूला आपका ये वाला होगा, दूसरा वाला पैराबोलिक फार्मूला। माइनस वन के बाद से ये फार्मूला स्टार्ट होगा, मतलब ये जो आपके पास कर्व है, माइनस वन के बाद सारी वैल्यूज पे ये कर्व प्लॉट होगा, और माइनस वन से पहले वाली कर्व पे ये लाइन प्लॉट होगी। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो देखो यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाया उन्होंने। माइनस वन से पहले स्ट्रेट लाइन आ गई, और माइनस वन के बाद ये पैराबोला आ गया। और साथ में और भी कंडीशन दी हुई है कि इक्वल टू, जब माइनस वन के इक्वल होगा तो स्ट्रेट लाइन पे आएगा हम पॉइंट, इस पे नहीं आएगा पैराबोला पे। तो देखो यहाँ पे यही हुआ है, माइनस वन पे इसकी वैल्यू क्या है, ये सॉलिड करके दिखा दिया, सॉलिड साइकिल। सॉलिड साइकिल का मतलब ये होता है कि माइनस वन पे इसकी वैल्यू जो है, ये जो एम्प्टी साइकिल है इस पे नहीं है बल्कि सॉलिड साइकिल पे है। तो एम्फेसाइज करने के लिए बनाते हैं हम ये। तो देखो यहाँ एम्प्टी साइकिल दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस वन पे जो पॉइंट है इसके ऊपर, वो यहाँ नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है इन्होंने, सॉलिड साइकिल दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया।
तो ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर इस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल फंक्शन बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात जो है किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता। तो जितने ही फंक्शन जनरली आपके पास प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं सारे पीस वाइज होते हैं, मतलब मुख्तलिफ इंटरवल्स के अंदर उनकी डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं। तो ये इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ये इस पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको वैल्यू पता करनी है, कौन कौन सी वैल्यू पता करनी है? एफ ऑफ -2 निकालना है। तो एफ ऑफ -2 निकालने के लिए अब देखेंगे एफ ऑफ -2 किस रेंज में आ रहा है, मतलब किस इंटरवल के अंदर आ रहा है। एक्स इज लेस देन -1 में आ रहा है या एक्स इज ग्रेटर देन -1 में आ रहा है? तो -2 जो है वो लेस देन -1 की इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो जब इसमें एफ ऑफ -2 निकालना होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर? ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1 - और ये कितना बन जाएगा? 3। एफ ऑफ -1 क्या बनेगा? अब -1 कौन सा इंटरवल में आ रहा है बेटा? ये ऊपर वाला इंटरवल भी आ रहा है। जब इसमें रखेंगे तो 1 - कितना आ गया? 2। एफ ऑफ 0, जीरो कौन से इंटरवल में आ रहा है बेटा? जीरो इस वाले इंटरवल में आ रहा है, जीरो इज ग्रेटर देन -1 होता है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, जीरो का स्क्वायर, ये आ गया 0। तो हम जो भी वैल्यू इसमें पुट करनी है वो देखेंगे किस इंटरवल में लाई कर रही है और उसके करस्पॉन्डिंग फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पीस वाइज फंक्शन को हम इस तरह से डील करते हैं। अब एक और बड़ा अच्छा पीस वाइज फंक्शन हमारे पास मौजूद है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? आप सबको पता होगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? 3। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? दोबारा +3। ये 3 का मतलब +3 है, ऐसे ही याद रखें। +3 या 3 एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि प्लस साइन नहीं डाल सकते, इसके अंदर प्लस साइन डाल सकते हैं, ये +3 और 3 एक ही चीज होती है। तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है। और जो है इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है 5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 5। और -5 दिया हुआ है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 5। नेगेटिव का ही पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव ही होता है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है √2 - 1, ये वही आंसर लिख दिया। क्यों लिख दिया आंसर? क्योंकि ये नंबर क्या है बीच का? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो सेम आंसर रहेगा। ये 3 - 5 जो 3 - पाई जो है ये नेगेटिव नंबर है, क्यों? आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1415। ये नेगेटिव नंबर बनेगा। तो इस नेगेटिव होने का साइन चेंज हो गई, पाई -3 बन गया। 3 - पाई का जो मॉड है वो किसके बराबर है? पाई -3 के, क्योंकि नेगेटिव नंबर था माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। राइट। तो अब इसका फार्मूला क्या बन सकता है? अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बराबर है ए के, अगर ए क्या हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर अंदर जो नंबर लिखा हुआ है मोड के वो पॉजिटिव हुआ तो जवाब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो जवाब वही होगा, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अंदर अगर वैल्यू इसकी नेगेटिव हुई तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? उसको दोबारा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला उन्होंने बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का। चेक कर लेते हैं इसे हम। लेट सपोज ये लिखा है -3। हाँ बेटा, अंदर नेगेटिव नंबर है ना, तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या लग रहा है भाई? कौन से इंटरवल में आ रहा है ये? -3 कौन से इंटरवल में? ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ऑफ कोर्स -3 लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू -3 क्या बन जाएगा बेटा? ये 3 बन जाएगा। ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 निकालना है तो क्या बनेगा? ये 3 क्या है? पॉजिटिव है ना, तो कौन से इंटरवल में आ रहा है? ये ऊपर वाले इंटरवल में आ रहा है। जब इस इंटरवल में आएगा तो फार्मूला क्या कहता है हमको? कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी सेम नंबर के, मतलब ये किसके बराबर होगा? +3 के ही बराबर होगा। राइट। तो ये बात ध्यान रखें, फॉर एग्जाम्पल ये -5 लिखा हुआ है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो -5 क्या है? लेस देन 0 है ना। तो लेस देन 0 होने की वजह से आप फार्मूला ये वाला यूज करोगे, मतलब जो भी ए होगा उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना बन जाएगा? 5।
तो बेटा ये था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन काम करता है। अब इसको अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, ये तो इन्होंने फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया ना। अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे क्या बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, इसकी दो पीस वाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्या आएगा आपके पास एक्स के, जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, और माइनस एक्स होगा जब एक्स क्या हो लेस देन जीरो। तो दैट्स हाउ पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इसका। हम्म, तो बेटा इस तरह से हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं इसका पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने की एक और फॉर्म भी होती है, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक ही बात है, यहाँ जीरो को अलग कर दिया, इसकी जो इंटरवल है वो अलग बना दिया। जबकि यहाँ पर जो है इंटरवल नहीं लिया, बल्कि जीरो के लिए वैल्यू दी है स्पेसिफिक, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो पे एक्स है, लेस देन जीरो पे माइनस एक्स है। जबकि यहाँ इंटरवल फॉर्म में लिया गया है और जीरो भी इसमें शामिल कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है पीस वाइज फॉर्म में इसका, राइट। इन्होंने ग्राफ स्केच करने के लिए कहा है, अब इसका ग्राफ स्केच कैसे होगा, अब पीस वाइज फॉर्म में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पर और जीरो पे इसका हम ये वाली कर्व प्लॉट करेंगे एक्स की, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनेगा इस फॉर्म में, y इक्वल्स टू एक्स, आपको पता है इस तरह की लाइन होती है 45 डिग्री के एंगल पे होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज पे क्या है y इक्वल टू एक्स है, और नेगेटिव वैल्यूज पे क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो जब x की वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो कौन सी ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का प्लॉट करेंगे, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ है। नेगेटिव वैल्यू से y इक्वल टू माइनस एक्स, प्लस वैल्यूज पे y इक्वल टू एक्स। और ये पूरा ग्राफ किस चीज का है? ये मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ये वी शेप बनता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये पीस वाइज फंक्शन मोड ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। काफी यूजफुल चीज है, याद रखें मोड ऑफ एक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा थ्रू आउट द कैलकुलस, काफी इस्तेमाल है इसका। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में जो फंक्शन है, इस फंक्शन का फार्मूला बनाना है। अब बेटा इस फार्मूले के लिए हम देखेंगे कि ये जाहिर सी बात है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन चल रही है, आपका अंदाजा हो गया पीस वाइज फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इसमें दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हुई है ना, तो इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और ये 45 डिग्री है। तो इसकी इक्वेशन आप स्लोप पॉइंट से निकाल सकते हैं। इसके पहला पॉइंट कौन सा है बेटा, यहाँ पे जो ओरिजिन पे 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2, 0। तो पहले इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, इसको पता है आपका y इक्वल टू एक्स ही होगी ना इसकी इक्वेशन, दो पॉइंट से वैसे आप निकाल सकते हो इसकी इक्वेशन का। टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, और आपके पास अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखूं तो m इंटू एक्स माइनस x1 होती है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन का। अगर आपको दो पॉइंट गिवन है तो क्या हो सकती है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ये टू पॉइंट फॉर्म होगी। तो यहाँ टू पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो आप चाहो तो, या पहले स्लोप निकाल लो अलग, फिर इसके बाद जो है वन पॉइंट फॉर्म यूज कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, ये तो अपने रिक्वेस्ट आपको पता होना चाहिए कि दो पॉइंट गिवन है तो उससे आपकी इक्वेशन कैसे बनती है। दोनों पॉइंट्स हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, इसे प्लेस करो बेटा इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, ये बनेगी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स। और ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी, इसको निकालते हैं। क्योंकि ये तो y इक्वल टू एक्स से कॉमन सी पिछली सवाल हमने यूज किया था, इसलिए मैं दोबारा कंप्यूट नहीं करवा रहा। जबकि इस वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब बेटा इसमें क्या है आपके पास, ये x1 y1 है, ठीक है, x1 एंड y1 है, और ये क्या है x2 और y2। अब इस फार्मूले में रख दें, y माइनस वन हो जाएगा, y1 की वैल्यू 1 आ गई, डिवाइड बाई y2 कितना है 0, 0 माइनस 1
इज इक्वल्स टू x2 x माइनस x1 कितना है 1 डिवाइड बाई x2 कितना है 2 - 1 कितना बन जाएगा बेटा ये y-1 माइनस साइन आ जाएगी बाहर इज इक्वल्स टू और ये हो जाएगा 1 x-1 इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो y की वैल्यू निकालना है तो y-1 इज इक्वल्स टू 1 - x हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा ऐड हो गया तो ये आएगा -x + 2 ये क्वेश्चन आ गई ना। तो इसका मतलब है कि पीस वाइज फॉर्म में इसे लिखूं तो क्या बन जाएगा y बराबर होगा पहला फार्मूला क्या है y का x है और किस रेंज में है ये किस इंटरवल के अंदर 0 से लेकर 1 तक जब x जो है वो लाई करेगा 0 से लेकर 1 तक। ठीक है दूसरा फार्मूला क्या आ रहा है भाई y की वैल्यू -x + 2 और इसका इंटरवल कौन सा है बेटा। अच्छा मैं इक्वल टू अभी डाला नहीं है मैंने इक्वल टू मैं डिसाइड बाद में करूंगा कि कहाँ इक्वल टू डालना है कहाँ नहीं डालना है अभी मैं सिंपल रेंज लिख रहा हूँ विदाउट इक्वलिटी साइन राइट। अगला फार्मूला आपके पास -x + 2 है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल कौन सा होगा बेटा 1 से लेकर 2 तक का तो x 1 से लेकर 2 तक का मैंने इक्वलिटी कहीं भी नहीं डाली अभी और फिर 2 के बाद क्या है थ्रू आउट वाई की वैल्यू 0 चल रही है तो मतलब 2 के बाद वाई की वैल्यू क्या है थ्रू आउट 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 2 पर थ्रू आउट क्या है 0 है। तो ये इसका पीस वाइज फंक्शन फार्मूला बन गया लेकिन मसला ये है कि इसमें मैंने इक्वलिटी साइड नहीं की तो इक्वलिटी में ये पता करनी है क्या होगी तो मैं जरा इसको मिटाता हूँ क्योंकि ग्राफ थोड़ा हमारा ख़राब हो गया था इसको। अब देखते हैं कि इक्वलिटी कहाँ डालनी है कहाँ नहीं डालनी। बेटा देखो यहाँ पे 0 पे तो इसकी वैल्यू इसी फार्मूले के तहत आएगी ना तो यहाँ पे इक्वलिटी आ गई 0 पे तो इसकी वैल्यू जो है इसी लाइन के ऊपर मौजूद है 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो मैं इस लाइन में भी कंसिडर कर सकता हूँ और इस लाइन में भी कंसिडर कर सकता हूँ दोनों के लिए सही है कि दोनों लाइनें यहाँ के जुड़ गई हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये वाला पॉइंट जो है ना इस लाइन पर है या इस लाइन पर है दोनों लाइनें ज्वाइन हो गई हैं तो दोनों पॉइंट इस पर आ गया। तो मेरी मर्जी है 1 पे मैं इक्वलिटी यहाँ डालूं या यहाँ डालूं इस अप टू मी। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ थोड़ा बेहतर लगेगा ना कि लेस देन वाले पे यहाँ पे इक्वलिटी डला हुआ है यहाँ पे इक्वलिटी डली हुई है यहाँ ग्रेटर देन पे नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है ग्रेटर देन पे ना हो। अच्छा आप देखते हैं आगे भी देख। अच्छा यहाँ पर ये दोनों लाइनें भी आके जुड़ गई यहाँ पर ज्वाइन हो गई हैं तो ज्वाइन हो जाती हैं तो फिर हमारी मर्जी होती है इक्वलिटी हम यहाँ रखें या इधर रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर इक्वलिटी डालूं या इधर डालूं एक ही बात है। तो मैं जरा इसको बेहतर तरीके से लिखता हूँ थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ इसको ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे इक्वलिटी डाल दिया मैंने ये आपके पास पीस वाइज का फंक्शन बन गया। अच्छा लेस देन यहाँ पे जाहिर सी बात है इन्फिनिटी होगा लेकिन उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अपर बाउंड तो इन्फिनिटी ही होता है ना हमेशा। तो ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन इसका बन गया है बेटा और इसमें चाहे तो हम यहाँ पे इक्वलिटी डाल के भी बना सकते हैं लेकिन दोनों पे नहीं डाल सकता मतलब यहाँ पे भी इक्वलिटी डाल दूं मैं यहाँ भी इक्वलिटी डाल दूं बेटा ये सही होगा ये सही नहीं होगा ये फंक्शन ही नहीं रहा क्योंकि इस पे आउटपुट आपके पास 1 इधर भी आ गया है और इधर भी दोनों फार्मूले इस तरह ये बेहतर नहीं लगेगा कहीं से भी ये सही नहीं लगेगा। ठीक है इस तरह नहीं लिखा जाता इसकी एक जगह इक्वलिटी डाली जाती है ठीक है याद रखें। तो ये इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला बना लिया पीस वाइज फॉर्म में ग्राफ देख के। देखो इनका क्या बना है चेक कर लेते हैं इनका भी यही बना है। इनका देखो अलग थोड़ा सा डिफरेंट है इन्होंने यहाँ पे दोनों जगह इक्वलिटी डाली हुई है और यहाँ पे एक जगह इक्वलिटी डाली है और यहाँ नहीं डाली इक्वलिटी इस तरह से बनाया है और हमने क्या किया है हमने इधर रख दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता सेम चीज़ है। ठीक है सेम चीज़ है बेटा ये इसको उठाते हैं वहाँ प्लेस कर देते हैं। देखो बेटा दोनों में कोई फार्मूला में कोई फर्क नहीं है सेम फार्मूला है सेम चीज़ है पूरी ठीक है। तो ये हमने इस तरह से बना लिया। अच्छा एक और देखो एग्जांपल नंबर 10 इसके अंदर पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर क्या है कि एनवलप्स हैं एनवलप्स को का वेट लिया जाता है पोस्ट ऑफिस पे और वेट के लिहाज से उसके चार्जेस रखे जाते हैं कॉस्ट रखी जाती है। तो वेट जो है अगर 0 से लेकर 1 ग्राम के दरमियान है तो कॉस्ट कितनी होगी 0.88 होगी अगर 1 से लेकर 2 के दरमियान है तो कॉस्ट कितनी होगी 1.02 होगी।
अच्छा, 1 ग्राम या 1 ग्राम से कम है तो ये कॉस्ट है, 1 ग्राम से बढ़ जाएगा तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, >1 पे कॉस्ट चेंज हो गई, >2 पे कॉस्ट चेंज हो गई है। तो ये बस चीज में नोट करने वाली है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल में कॉस्ट 0.88 है, 1 से लेकर 2 तक में कॉस्ट कितनी है 1.05 एंड सो ऑन। और देखो, 1 पे कॉस्ट 0.88 ही है, लेकिन 1 से जैसे ही बढ़ेगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर इन्होंने देखो एम्प्टी साइकिल बनाया है, और यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, सॉलिड साइकिल है। तो इसका मतलब है कि 1 पे इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वो ये आएगी, और 1 से आगे जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये एम्प्टी साइकिल हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर 1 पे इसकी वैल्यू ये नहीं है ऊपर वाले फंक्शन पर। ठीक है, तो ये एम्प्टी साइकिल सॉलिड साइकिल किस लिए बनाए जाते हैं? कि ग्राफ को क्लियर करने के लिए। वरना अगर ये नहीं बनाया जाए और ग्राफ इसके बगैर बना दिया जाए तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ बेटा, एक एम्प्टी साइकिल सॉलिड साइकिल के बगैर यही ग्राफ बनाता हूँ। अब अगर ये 1 है, इस 1 पे वैल्यू आप इधर इस ग्राफ पे लोगे या इधर लोगे? अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी किस्म का कोई आपके पास एम्प्टी साइकिल या सॉलिड साइकिल नहीं बनाया। तो यहाँ पे कोई बंदा समझेगा कि 1 पे इसकी वैल्यू ये आएगी, और कोई समझेगा 1 पे इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे एनवेलप किया आप अगर ऐसा ग्राफ बना दिया आपने? जब ऐसा ग्राफ बनाओगे तो उसमें क्लियर हो जाता है कि सॉलिड साइकिल शो कर रहा होता है कि 1 पे इसकी वैल्यू जो है ये आएगी 0.88। ठीक है, तो इस तरह हमें ग्राफ समझने में आसानी रहती है। ठीक है बेटा, तो अब ये आपके पास ये कॉस्ट फंक्शन बन गया। इसको पीस वाइज फंक्शन, और ये जो हमने बनाया ये स्टेप फंक्शन कहलाता है, ये कहलाता है स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप्स बने हुए ना, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये स्टेप फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और अब आते हैं सिमेट्री पे। हाँ बेटा, ये सिमेट्री डिफाइन करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद हो, f(-x) बराबर हो f(x) के। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम क्या कहते हैं, उसे इवन फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन कैसे कहते हैं हम? जिसमें f(-x) बराबर हो -f(x) के। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। और एक तीसरा भी होता है, नाइदर इवन नाइदर ऑड, वही बात है। ठीक है, नाइदर इवन इवन और ऑड। उसमें क्या है कि आपके पास नॉर ऑड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगी, कि f(-x) जो है वो f(x) के बराबर भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है, और f(-x) जो है वो -f(x) के बराबर भी नहीं आ रहा। तो वो इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं होगा। राइट, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? f(x) इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल x²। ये फंक्शन है, अब इसको चेक करना है कि इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे, f(-x) कंप्यूट करेंगे। f(-x) क्या बन जाएगा, -x का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा बेटा, -x का स्क्वायर, x² ही बन गया। और x² किसके बराबर था, f(x) के बराबर था। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो गिवन था ये क्या है, इवन फंक्शन है। अगर एक फंक्शन में आपको दूं f(x) इक्वल्स टू x³ - x, अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको चेक करना है, तो f(-x) निकालो। क्या बन जाएगा ये, -x का होल क्यूब और -(-x), यही बनेगा ना, जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह -x रख दिया मैंने। वही लॉजिक है, f(b) अगर कंप्यूट करना है तो क्या बन जाएगा, b³ - x। और f(-x) कंप्यूट करना है, सो b³ - b। और f(-x) कंप्यूट करना है तो ये आएगा -x का होल क्यूब -(-x)। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, -x का क्यूब -x³ आ गया, और +x आ गया। हाँ बेटा, अब यहाँ पर कहीं से f(x) में ये नजर आ रहा है छुपा हुआ। अगर -n कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा,
अंदर आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स बचेगा, और वो किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया? इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या आ गया? ऑड फंक्शन। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज ऑड। ये ऑड फंक्शन आ गया। अगर मैं इसके अंदर एग्जाम्पल चेंज कर दूं, कोई दूसरा फंक्शन दे दूं आपको, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। तो ये फंक्शन क्या होगा? अब इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, क्या बन जाएगा? माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसमें माइनस एन कॉमन निकाल भी, एफ ऑफ एक्स तो दोबारा पलट के नहीं आया, लेकिन अगर माइनस एन कॉमन भी निकाल भी लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये दोबारा एफ ऑफ एक्स नहीं आया, ये दूसरी चीज आ गई है। फंक्शन दोबारा से रिपीट नहीं हुआ। तो ये क्या है? इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, इसके किसी के इक्वल नहीं आया है ये। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड। राइट। तो इस तरह से हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन का इवन है या ऑड है। अच्छा, इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है? कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ये इवन फंक्शन था, ऊपर ग्राफ दिया हुआ था ये इवन फंक्शन का, ये एक्स स्क्वायर था, सॉरी ये अलग फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होता है आपको पता है? पैराबोला होता है ना। और ये पैराबोला मैंने सही नहीं बनाया, लेकिन बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। ये वाई एक्सिस जो है इसके बिल्कुल सेंटर में होता है, और वाई एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिक होगा। ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन, इस वाले का मिरर रिफ्लेक्शन होगा, बीच में से मिरर रखा हुआ है। तो पैराबोला की अगर एक साइड पे आप बीच में मिरर रख दें, तो दूसरी साइड पे भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज नजर आती है, उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो ये मिरर इमेज है। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो ये जिस फंक्शन से बनाया है वो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है? कि सिमेट्रिक अबाउट वाई होते हैं। ऑल द इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। all the even functions are symmetric about symmetric about y axis। राइट। और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी जो है ना, थोड़ी डिफरेंट चीज होती है। उसमें ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट करूं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके 180 डिग्री पे रोटेट करूं, तो मुझे ये वाला ग्राफ बन जाएगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखो लिखा हुआ भी है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का यहाँ लिखा होगा ना। ये कहाँ लिखा है? वी कैन obtain the entire graph by rotating this portion through 180 degree about the origin। 180 डिग्री के अराउंड आपको रोटेट करना है ओरिजिन के। मीन्स कि ये आपके पास जो पोर्शन है इस ग्राफ का, ये वाला पोर्शन है, उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो ये रोटेट करके जब ये रोटेट करेंगे, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर कोलाइड, मतलब ये इसके ऊपर लाई का जाएगा पूरा का पूरा रीजन ये वाला। ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करने पर। तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं, तो ये इसका ये पोर्शन जो है ओरिजिन के इस तरफ वाला पोर्शन बिल्कुल इसी दूसरी तरफ वाले पोर्शन के ऊपर लाई का जाएगा। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। राइट। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको समझना, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर देखा है तो आप बिल्कुल सही विजुलाइज कर सकते हैं वैसे। तो ये सिमेट्रिक अबाउट, तो ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, जबकि ये जो है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। क्लियर बेटा? तो ये एग्जांपल्स, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, डिटरमिन वेदर ईच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन और ऑड और नाइदर इवन और नॉर ऑड।
अब इन्हें फंक्शन पता करना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। अब पहला वाला फंक्शन है x⁵ अगर इसके अंदर -x रख दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, ये -x⁵ ये क्या बन जाएगा बेटा, x⁵ तो ये दोबारा से फंक्शन वही मिल गया पहला वाला। नहीं सर सॉरी, ये माइनस आएगी ना साइन इसमें, ये माइनस आने की माइनस साइन कॉमन निकल जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा x⁵ और ये आ गया आपके फंक्शन दोबारा से पिछला वाला f। तो नेगेटिव साइन बाहर आ गई है और फंक्शन रिपीट हो गया नेगेटिव साइन के साथ, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये बेटा ऑड फंक्शन हो गया। दूसरा वाला फंक्शन क्या है, 1 - x⁴। अब ये जो है x⁴ है तो इवन पावर है ऑब्वियसली, तो इसमें नेगेटिव साइन जब रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम फंक्शन ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इवन फंक्शन है। तो एक तो ये थोड़ा हो जाती है इवन और ऑड पावर्स। अच्छा ये आपके पास 1 है तो 1 पे तो एक्स रिप्लेस करेंगे ही नहीं, लेकिन आप लोग डायरेक्टली मत कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टेप बाय स्टेप करें। सेम फंक्शन दोबारा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। अगला वाला फंक्शन देखो ये वाला। अब इसके अंदर अगर h⁻⁻x निकालोगे बेटा, तो ये बन जाएगा 2 × -x -(-x)² ये बन जाएगा आपके पास -2x और माइनस का x²। और यहाँ माइनस साइन कॉमन निकालने आ गया, तो अंदर बचेगा 2x + x²। लेकिन ये फंक्शन तो दोबारा नहीं बचा ना, माइनस साइन कॉमन निकाल के भी नहीं बचा है, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो इस तरह से बेटा हम चेक कर लेते हैं इन फंक्शंस को कि इवन है ऑड है। अब इन तीनों ये ग्राफ दे दिए हैं, देखो ग्राफ में अंदाजा हो गया पहला वाला फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन था, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अगर मैं इसे रोटेट करूं 180 डिग्री से, तो रोटेट करूंगा तो पूरा ये इसके ऊपर कोलाइड कर जाएगा, मतलब इसके ऊपर लाई कर जाएगा पूरा का पूरा रीजन। तो ये क्या आ गया, ये ऑड फंक्शन है। ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ रहा है, रिफ्लेक्शन है अब वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। ये उन्हीं फंक्शन के ग्राफ। और ये जो है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक जो है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक तो है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन नहीं है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड। तो बेटा ये लास्ट टॉपिक था इसका। अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस भी हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसमें अगर एक्स की वैल्यू में इजाफा किया है तो वाई की वैल्यू में भी इजाफा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दिया हुआ है। अब सॉरी मैं इसके अंदर ऐसा करता हूँ, ग्राफ को थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का बनाते हैं। ये ग्राफ है और ये ग्राफ है। अब चेक करना है कि, और ये चार ग्राफ बनाए थे। अब इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से हैं वो पता करना है आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप एक्स एक्सिस में इजाफा के एक्स की वैल्यू में इजाफा करें डेल्टा एक्स, तो वाई की वैल्यू में भी इजाफा होना चाहिए। अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है। राइट, अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखो इसके अंदर एक्स की वैल्यू में इजाफा करूंगा तो फंक्शन में भी, फंक्शन की हाइट में भी इजाफा हो गया, देखो ना एक्स में आगे जा रहे हैं तो फंक्शन की हाइट भी बढ़ती आ रही है। डेल्टा वाई मैंने कंप्यूट किया, डेल्टा वाई ज्यादा आया तो गेट, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव लिया है तो डेल्टा वाई भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू में इजाफा करता हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो फंक्शन की हाइट ऊपर मतलब बढ़ने के बजाय क्या हो गई है, कम हो गई। पहले जितनी हाइट थी और फंक्शन नीचे चला गया। डेल्टा एक्स तो हमने पॉजिटिव ही लिया है,
लेकिन डेल्टा वाई क्या है आपके पास, <<0 आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और देखो इसके अंदर भी एक्स की वैल्यू में इजाफा किया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफ देख के हम ऐसा अंदाजा ला सकते हैं कि फंक्शन में अगर एक्स की यूनिट में हम इजाफा करें तो वाई में कमी होनी चाहिए। अगर वाई में कमी हो रही है तो डिक्रीजिंग है, और वाई में अगर इजाफा हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग है। राइट। अब बताएं यहाँ पर x1 से लेकर x2 तक जाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब आगे मूव कर रहे हैं, तो y में इजाफा होती जा रहा है ना, y बढ़ता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, a से लेकर b तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। a से b तक ये इंक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा, b से c तक, अगर b से हम आगे जा रहे हैं तो हाइट में इजाफा होने के बाद क्या हाइट क्या हो गई, कम हो गई है, नेगेटिव चले गई, तो ये क्या आ गया, डिक्रीजिंग हो गया। b से c तक क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अच्छा, c से d तक, जब x में आगे जा रहे हैं तो हाइट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग हो गया। c से d तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इतनी आसान बात है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे फाइंड करना होता है, ग्राफ देख के आप कैसा अंदाजा लगाएंगे। ग्राफ देख के कैसा अंदाजा लगाएंगे वो कर रहे हैं, मेथड नहीं कर रहे हैं हम, ग्राफ देख के अंदाजा लगाने का कर रहे हैं। तो देखो ये वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के मुतालिक। अब बताओ ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँ तो यहाँ से आगे जाऊंगा तो फंक्शन की हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक क्या है, ये डिक्रीजिंग है। अच्छा, और जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये क्या है, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। इधर आगे मूव करेंगे तो फंक्शन की हाइट में इजाफा हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। जीरो से लेकर प्लस, अच्छा जीरो को मैंने क्लोज इंटरवल लिया है बेटा। ये है कि जीरो एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, उस पॉइंट को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल बनाते हैं। तो जीरो पे देखो क्लोज इंटरवल, जीरो इधर भी है और इधर भी है। तो जीरो पे एक पॉइंट पे कोई फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, हमेशा इंटरवल में होता है। तो एक पॉइंट को मैं इधर कंसिडर कर लूँ या इधर कंसिडर कर लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों यही कंसिडर कर लिया करते हैं, हमेशा क्लोज इंटरवल लेते हैं। तो बेटा ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का टॉपिक भी कवर हो गया। तो हमने सेक्शन 1.1 के तमाम टॉपिक कवर कर लिए बेटा आज। इससे अब इंशाल्लाह ताला आप एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी। तो अगले लेक्चर में थोड़े से मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।